हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। माय नेम इज सिमरन सहगल। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। बच्चों, हम इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। उनमें से जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टॉक टू सम ओल्ड रेजिडेंट्स इन योर रीजन एंड राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द चेंजेस इन इरिगेशन एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। आपने क्या करना है? आपने अपने एरिया के, अपने रीजन के कुछ ओल्ड रेजिडेंट से आपने बात करनी है और एक शॉर्ट रिपोर्ट बनानी है और उनसे बात करके आपने क्या एनालाइज करना है कि ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स जो हमारा इरिगेशन है, जो सिंचाई के लिए जो हम इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं, जो इरिगेशन है और जो प्रोडक्शन है, उसमें कितने चेंजेस आए हैं वो हमने एनालाइज करने हैं उनसे बात करके, एंड देन उस पे हमने एक शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि पास्ट 30 ईयर्स से हमने इस चैप्टर के थ्रू समझा कि इस चैप्टर के अंदर हमने विलेज की स्टोरी पढ़ी। विलेज की स्टोरी से हमें ये समझ आया कि विलेजेस के अंदर क्या इरिगेशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते थे, लेकिन अब क्या मेथड यूज किए जाते हैं। हमने देखा था कि पहले विलेजेस में क्या होता था, ट्रेडिशनल सीड्स को यूज करते थे। ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एज अ फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करने लग गए हैं। यानी कि अब प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मेथड्स जो अब यूज किए जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड की बजाय अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें यूज करते हैं। ठीक है, प्लॉइंग के लिए हम ट्रैक्टर थ्रेशर्स का यूज करते हैं और इरिगेशन के लिए हम वेल डेवलप्ड सिस्टम को हमने सेटअप करा हुआ है जिसमें हम अब ट्यूबवेल्स का यूज करने लग गए हैं। तो हमने देखा कि इरिगेशन के लिए पहले क्या होता था, कुएं में से पानी निकालते थे, पर्सियन व्हील्स का यूज करके कुएं से पानी निकालकर अपने फील्ड्स को इरिगेट किया जाता था। लेकिन अब क्या होने लग गया, अब क्योंकि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं उनके लिए हमें वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अब ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि पहले पर्सियन व्हील्स का यूज करके कुएं में से पानी निकाला जाता था, लेकिन अब इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का यूज करने लग गए हैं। तो इरिगेशन का जो मेथड है उसमें भी चेंज हुए हैं ना, और साथ ही प्रोडक्शन मेथड्स में भी चेंज हुए हैं, क्योंकि प्रोडक्शन मेथड्स पहले ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जाते थे, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने लग गए हैं हम प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हम खुद ही एनालाइज कर सकते हैं, पूरे विलेज की जो आपने स्टोरी पढ़ी उससे आपने खुद ही एनालाइज कर लिया होगा कि पास्ट 30 ईयर्स से अब तक कितने चेंजेस आए हैं प्रोडक्शन मेथड्स में और साथ ही इरिगेशन मेथड्स में। ठीक है, इन द पास्ट 30 years there are many changes in terms of irrigation and production methods। इरिगेशन और प्रोडक्शन मेथड्स में अब तक बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। इरिगेशन के लिए अब क्या होता है, कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, ये सभी यूज किए जाते हैं ना। कैनाल्स मींस नहरों का पानी यूज करते हैं, ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं, क्योंकि अब लिमिटेड वाटर से हमारी क्रॉप ग्रो नहीं करती, क्योंकि अब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स में ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। जब हम ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन यूज करते थे, पेस्टिसाइड्स, तो उन चीजों के लिए हमें ज्यादा इरिगेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। लेकिन अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने की वजह से हमें इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल होना जरूरी है ताकि हमारी क्रॉप ग्रो कर सके। तो अब हम क्या यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है ना, तो हम कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, इनका यूज करते हैं फॉर बीइंग यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। मैनी इलेक्ट्रिक पंप्स रिप्लेस द ओल्ड सिस्टम। जो इलेक्ट्रिक पंप्स हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे मोटर यूज करते हैं पानी के लिए। इंस्टेड ऑफ बुलॉक्स नाउ ट्रैक्टर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर लार्ज फार्म्स। जो लार्ज फार्म्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े खेतों में जब कल्टीवेशन किया जाता है तो पहले वहां पर क्या यूज करते थे, बैलगाड़ियों का यूज करके वहां पे प्लॉइंग की जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, वहां पर ट्रैक्टर्स का यूज करने लग गए हैं।
ठीक है, यानी कि टोटली ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस कर दिया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने। ठीक है, जैसे पहले प्लॉइंग के लिए बैलगाड़ियों का यूज करते थे, बुलॉक कार्ट्स यूज करते थे, लेकिन अब क्या यूज करते हैं, मतलब पहले बुलॉक्स का यूज करते थे, अब ट्रैक्टर्स का यूज करने लग गए हैं। पहले जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे, लो यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उनको यूज करते थे, लेकिन अब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने लग गए हैं। पहले नेचुरल सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनका यूज करते थे, जैसे काउडंग यूज करते थे, लेकिन अब क्या यूज करने लग गए हैं, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन चीजों का यूज होने लग गया है। ठीक है, पहले हम देखते थे इरिगेशन के लिए कुएं में से पानी निकाला जाता था, फील्ड्स को इरिगेट किया जाता था, लेकिन अब ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, इन सब चीजों का यूज करने लग गए हैं। तो यानी कि टोटली जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो रिप्लेस हो गए हैं किससे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड्स में भी चेंज हुआ है और साथ ही इरिगेशन के जो मेथड्स होते हैं उनमें भी चेंज आ गया है। ठीक है, आपने स्टोरी के थ्रू सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीखा ना, तो इससे आपको ये समझ में आया कि ट्रेडिशनली क्या होता था फार्मिंग के लिए और अब क्या होने लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन योर रीजन। आपके रीजन में, आपके एरिया में कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की जाती हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हमने स्टार्टिंग में पालमपुर विलेज की स्टोरी के थ्रू हमने बेसिकली फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ही तो डिस्कस करी है। फार्मिंग एक्टिविटीज में हमने फार्मिंग एक्टिविटीज क्योंकि मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उसके थ्रू हमने सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े। फिर हमने पढ़ी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। हमने डिस्कस किया था बच्चों कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने डेयरी के बारे में पढ़ा, देन हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, देन हमने स्मॉल शॉप्स के बारे में पढ़ा, जो डेली नेसेसिटी के गुड्स होते हैं वो बेचने के लिए लोग अपने गांव में स्मॉल स्मॉल शॉप्स ओपन कर लेते हैं और इनकम अर्न करते हैं। एंड देन हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। हमने किशोर वाला एक केस पढ़ा था ना, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट की का जो सिस्टम यूज किया जाता है लोगों के द्वारा इनकम अर्न करने के लिए, वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किशोर जो है उसने सबसे पहले लोन लिया, लोन से एक बुलॉक परचेज करी, ठीक है, बफेलो परचेज करी, एंड देन बफेलो परचेज करके पहले तो बफेलो का जो मिल्क होता था वो सेल करके उसने इनकम कमाई, साथ ही बफेलो को एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम वो यूज करने लग गया। उसके पीछे एक जो वुडन की कार्ट होती है, वुडन की गाड़ी होती है, वो उसने अटैच कर दी और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चीजों को, कम्युनिटीज को कैरी करके लेके जाने का उसने काम शुरू कर दिया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से उसने बहुत ज्यादा इनकम अर्न करी। आपको याद है ना? तो यानी कि हमने इन सभी से रिलेटेड कुछ कुछ केसेस पढ़े और जिससे हमें समझ आया कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी पालमपुर विलेज के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पढ़ी? डेयरी के बारे में पढ़ा, देन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लोग क्या करते हैं स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, जैसे कि आपने मिश्री लाल का एग्जांपल देखा था। ठीक है, मिश्री लाल ने क्या किया था, शुगर केन क्रशिंग मशीन सेटअप कर ली थी अपने ही फील्ड में, ठीक है, और क्या करने लग गया, शुगर केन की क्रशिंग करके गुड़ मैन्युफैक्चर करने लग गया, उस गुड़ को सेल करके इनकम अर्न करने लग गया। तो हमने स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ी, फिर स्मॉल शॉप्स के बारे में हमने पढ़ा, एंड देन हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है। तो आपके रीजन में, आप जिस एरिया में रहते हो वहां पर कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं? देखो, आपके आसपास जनरल स्टोर्स की शॉप्स होंगी जहां पर आप अपनी डेली नीड्स के जो गुड्स होते हैं वो परचेज करते हो, जनरल स्टोर्स, डेयरी जहां से आप मिल्क परचेज करके लाते हो, देन ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीडियम आप देख सकते हो कि अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आपके पास ऑटो है, ठीक है, ऑटो, बस, ट्रेन, कार, ये सभी चीजें अवेलेबल हैं। ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। ये ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। बेसिकली नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का मतलब ही यही होता है कि एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग, फार्मिंग के अलावा, खेती करने के अलावा जो लोगों के द्वारा काम किया जाता है इनकम कमाने के लिए, दोज एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्लियर? एंड देन कौन सी होती है? फिशिंग। फिशिंग यानी कि जो फिश का बिजनेस जो लोग करते हैं उसे हम फिशिंग बोलते हैं, तो वो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है।
ठीक है। तो आपके आसपास आपने देखा होगा कि इस तरीके से बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लोगों के द्वारा की जाती हैं इनकम अर्न करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What can be done so that more non-farm production activities can be started in villages? मतलब क्या ऐसा किया जाए जिससे कि विलेजेस में मोर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लोगों के द्वारा की जाएं। क्योंकि क्या होता है, हमने देखा कि जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसका 75% पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो तो फार्मिंग में ही इन्वॉल्व है, और जो रिमेनिंग 25% पॉपुलेशन है वो एंगेज्ड है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। अब क्योंकि पॉपुलेशन का, वर्किंग पॉपुलेशन का बहुत सारा पोर्शन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज है, और फार्मिंग से लोगों को इतना ज्यादा बेनिफिट भी नहीं होता, क्योंकि आपने देखा था कि स्मॉल फार्मर्स लार्ज होते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स ज्यादा हैं, उन्हें लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन कम मिला हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से हर फार्मर के पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड होता है, उस पर वो जितनी भी प्रोडक्शन कर लें उन्हें ज्यादा इनकम अर्न नहीं हो पाती है, ठीक है। तो यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो इतने अच्छे से अपना लाइवलीहुड मेंटेन नहीं कर पाते जब वो फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो ज्यादा फोकस किस पे दिया जाना चाहिए कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हों एज कंपेयर टू फार्मिंग, ठीक है। तो वो क्वेश्चन यही है कि ऐसा क्या करें कि लोग ज्यादा नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। देखो, टू प्रमोट मोर नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जैसे कि अब किशोर क्या कर रहा था, जैसे कि मिश्री लाल का ही हमने केस पढ़ा, उसमें मिश्री लाल क्या कर रहा था, शुगर केन परचेज कर रहा था, देन उसकी क्रशिंग करके अपनी मशीन से उसकी क्रशिंग करके देन जैगरी मैन्युफैक्चर करके जैगरी को मार्केट में सेल कर रहा था। तो ये क्या है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है। जैसे कि वो स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं। मतलब उसने शुगर केन खुद तो ग्रो नहीं किया ना, उसने परचेज करके उसकी क्रशिंग करके जैगरी मैन्युफैक्चर किया। तो यानी कि इस तरीके से एक्टिविटीज किस तरीके से प्रमोट हो सकती हैं, जो ये एक्टिविटीज की जाती हैं टू प्रमोट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन विलेजेस। क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? सबसे पहले तो लोन दिए जाने चाहिए। लोन मस्ट बी अवेलेबल फॉर पीपल एट लो इंटरेस्ट रेट, ताकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अपनी शॉप्स ओपन करने के लिए या फिर और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करने के लिए जो उन्हें पैसा चाहिए वो उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल हो जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो लोन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जो कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को अवेलेबल हो, ताकि दे कैन स्टार्ट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, ताकि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर सके, ठीक है। पहली बात कि लोन अवेलेबल हो जिससे वो इक्विपमेंट्स परचेज कर सके या फिर शॉप्स ओपन कर सके और वहां पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकें। दूसरी बात कि जो भी चीज वो मैन्युफैक्चर करेंगे, जो इक्विपमेंट उन्होंने परचेज किया है, जो शॉप ओपन करी, उसमें जो भी चीज वो मैन्युफैक्चर करेंगे, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन करी, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन करी उसकी मार्केट अवेलेबल होनी चाहिए। यानी कि जिस भी चीज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मिश्री लाल ने जैगरी मैन्युफैक्चर किया, तो अगर मान लो जैगरी की मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो उसका मैन्युफैक्चर करने का क्या मेन उसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होना चाहिए कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए पहली बात लोगों को लोन देना चाहिए, लोन इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सेकेंड थिंग इज कि जो उन्होंने मैन्युफैक्चर किया उसकी मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो बिक जाए, उनका जो भी उन्होंने मैन्युफैक्चर किया वो बिक जाए और उन्हें प्रॉफिट अर्न हो। और तीसरी बात कि जो चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, यानी कि प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस पर लेके जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करके इनकम अर्न कर पाएंगे, ठीक है, और तो ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ज्यादा प्रमोट होंगी। क्लियर? तो हम इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? लोन इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सेकेंड थिंग इज कि जो चीज वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर मार्केट अवेलेबल हो, प्रॉपर मार्केट अवेलेबल हो जानी चाहिए, ताकि जो भी उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, जो भी प्रोडक्शन करी है, वो इजीली सोल्ड हो जाए, ठीक है। एंड द थर्ड इज द कंसर्न्ड अथॉरिटीज मस्ट सेट अप बेटर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस so that the produced goods can be transported to cities and more money can be earned through the non farming activities, ठीक है।
तो तीसरी हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, की प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए विलेजेस और सिटीज के बीच में, कि विलेजेस के लोग जो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो भी प्रोडक्शन करेंगे वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके सिटीज तक, लोगों तक, ताकि वो बिक जाए एंड जो विलेजेस के लोग हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से इनकम अर्न कर सके। ठीक है, समझ में आया आपको कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? लोन अवेलेबल हो जाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए और प्रॉपर मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि उस प्रोडक्शन की प्रॉपर डिमांड भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन? हमने क्वेश्चन के अंदर जो चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर में हमने कहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड यूज किया था, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, हमने क्या डिस्कस किया था चैप्टर के अंदर कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज करते थे, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करने लग गए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है कि जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज को करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करके, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिलती है, ज्यादा आउटपुट मिलता है, उसे ही हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द लेट 1960s इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ये लेट 1960s में आया था एग्रीकल्चर फील्ड में। अंडर दिस रिवॉल्यूशन, इस रिवॉल्यूशन में क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग को यूज किया जाए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मस्ट बी अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनको यूज किया जाए। ठीक है, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या आता है बच्चों? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करो। ये सब आपको याद होने चाहिए कि क्या क्या आपने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हमने डिस्कस किए थे चैप्टर में, उनमें क्या क्या मेथड्स आते हैं। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें क्या कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड की बजाय मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करो, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है सेम एरिया ऑफ लैंड पे पहले के कंपैरिजन में अब, ताकि आपकी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो। ठीक है, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या चीजें आती है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ट्रैक्टर्स को यूज करो, किस लिए? प्लॉइंग के पर्पस से। ठीक है, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का यूज करना। तो ये सभी क्या हैं? ये हमारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें यही कहता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स की बजाय अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करो, ताकि सेम एरिया ऑफ लैंड पे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर अब आपको ज्यादा प्रोडक्शन रिसीव हो। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ कैन यू से दैट द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इज बेनिफिशियल फॉर इंडियन फार्मर्स? आप कैसे कह सकते हो कि अभी हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज डिस्कस किए ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, जो हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड डिस्कस किए थे, अब आप कैसे कह सकते हो कि उन सभी मेथड्स को यूज करने से जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होगा, कि वो सभी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंडियन फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होंगे? आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमें पता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने से आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सेम एरिया पे सेम एरिया ऑफ लैंड पे जो पहले हम प्रोड्यूस करते थे, अब हम उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज कर रहे हैं, अब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्रॉप ज्यादा ग्रो करती है। देखो, बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंडियन फार्मर्स आर एबल टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन्स ऑन अ सिंगल प्लांट, कि एक सिंगल प्लांट से भी वो ज्यादा मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट की प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है अगर हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करेंगे तो। यूजिंग दीज मेथड्स द फार्मर्स हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। बेनिफिशियल कैसे होगा? क्योंकि हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज करेंगे
देखो इन सभी मेथड्स को यूज करने से, जो अभी हमने डिस्कस किए थे, इनको यूज करने से क्या होता है, मोर प्रोडक्शन। सेम एरिया ऑफ लैंड पे जहां हम पहले कम प्रोड्यूस कर पाते थे, अब इन मेथड्स को यूज करने से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब क्या होता है, जनरली प्रोडक्शन का कुछ पार्ट कंजम्पशन के लिए रखते हैं और जो रिमेनिंग बच जाता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। क्योंकि सरप्लस का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्शन में से, टोटल प्रोडक्शन में से जब हम अपने कंजम्पशन के लिए अलग कर लेते हैं तो जो हमारे पास रिमेनिंग होता है दैट इज सरप्लस प्रोडक्शन, और ये सरप्लस प्रोडक्शन मार्केट में सेल की जाती है। ठीक है, ये सरप्लस प्रोडक्शन मार्केट में सेल की जाती है। अब आपको पता है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से प्रोडक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स। अब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली, अब प्रोडक्शन ज्यादा होने से कंजम्पशन ज्यादा नहीं रहेगी। कंजम्पशन तो हमारी फिक्स ही रहती है ना, कंजम्पशन फिक्स्ड है, तो इट मींस कि ज्यादा प्रोडक्शन से ज्यादा सरप्लस, ज्यादा सरप्लस से ज्यादा सेल, और ज्यादा सेल से ज्यादा इनकम। क्लियर है? ज्यादा प्रोडक्शन होगी इन मेथड्स को यूज करने से। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कंजम्पशन तो फिक्स ही रहेगी ना। ज्यादा प्रोडक्शन मींस ज्यादा सरप्लस, क्योंकि कंजम्पशन में अगर आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस होती हैं तो आप कंजम्पशन के लिए तो 20 ही रखोगे, लेकिन सरप्लस आपका रहेगा 80। लेकिन अगर वहीं आपका जो प्रोडक्शन है वो 100 की बजाय 120 हो जाए, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कंजम्पशन के लिए तो फिर भी फिक्स ही रहेगी 20 यूनिट्स, लेकिन सरप्लस जो है वो कितना हो जाएगा, 120 से कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। तो यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब होता है ज्यादा सरप्लस। ज्यादा सरप्लस होगा, सरप्लस का मतलब वो प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा अवेलेबल होगी जो मार्केट में बिकती है। ठीक है, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सरप्लस ज्यादा होगी तो मार्केट में सेल ज्यादा हमारी होगी। ठीक है, हम ज्यादा प्रोडक्शन को सेल कर पाएंगे, ज्यादा सेल होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा इनकम होगी। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि इससे उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट वो बढ़ जाती है। सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ती है तो सेल बढ़ती है, एंड सेल बढ़ती है तो फार्मर्स की इनकम बढ़ती है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मनी इन हैंड होती है, मतलब जो मनी हमारे पास है, और साथ ही जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स होते हैं उनमें जो हम पैसा लगाते हैं, जो मनी हमारे पास है डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए, और साथ ही जो रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं उसको परचेज करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं वो क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। क्योंकि हमने बेसिकली दो टाइप की कैपिटल के बारे में बात करी, हमने लैंड का पूरा टॉपिक पढ़ा, देन लेबर का पढ़ा, एंड थर्ड हमने टॉपिक पढ़ा था कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल में हमने कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वन इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का क्या मतलब पढ़ा था बच्चों हमने? फिक्स कैपिटल का मतलब जब हम किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए जो पैसा लगाते हैं वो पैसा क्या कहलाता है, फिक्स कैपिटल। जैसे कि आप कोई भी एग्रीकल्चर के लिए कोई भी इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो, या फिर कोई ट्रैक्टर परचेज कर रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीन परचेज कर रहे हो, ये किसके एग्जाम्पल है, ये फिक्स कैपिटल। इन सभी चीजों को जिस पैसे से परचेज करते हैं वो पैसा हमारा फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल का मतलब कि ऐसा पैसा जिसको हम, मतलब ऐसी मनी जिसको हम फिक्स्ड चीजों को परचेज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी फिक्स्ड चीजें नियर फ्यूचर में सेल नहीं होंगी, ये बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज करेंगे। क्योंकि ये सभी चीजें बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए यूज होंगी, इनको नियर फ्यूचर में सेल नहीं करेंगे, यानी कि इनमें लगाया गया पैसा नियर फ्यूचर में हमें जल्दी से रिकवर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इनमें एक बार पैसा लगा दिया तो वो पैसा लंबे टाइम के लिए, लंबे समय के लिए फिक्स्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि इनको नियर फ्यूचर में सेल करके पैसा रिकवर तो नहीं करेंगे ना,
तो इन सभी चीजों में, इन सभी फिक्स्ड चीजों में लगाया गया पैसा क्या कहलाता है? फिक्स्ड कैपिटल। सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब बिजनेस में डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो पैसा हमें चाहिए वो क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। अब आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको कुछ पैसा तो चाहिए ना डेली बेसिस पे, जो आपने एक्टिविटीज करनी है, या डेली बेसिस पे आपको रॉ मटेरियल ही परचेज करना है तो उसको खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो जो मनी आपके हैंड में है, जो मनी इन हैंड है आपके पास, जो आपकी पॉकेट में है, वो आपके लिए वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि उसको आप किस में लगाओगे? डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। ठीक है, तो उन सभी चीजों के लिए लगाया गया पैसा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और साथ ही अगर आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए भी जो पैसा आप यूज करोगे वो भी आपके लिए वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल से आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन को जल्दी से सेल करके पैसा रिकवर हो जाएगा। रॉ मटेरियल में जितना पैसा लगाओगे उससे प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन को सेल करके आपका वो पैसा रिकवर हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल मतलब जब आप किसी चीज में पैसा लगाते हो और वो पैसा आपको जल्दी से रिकवर हो जाता है तो उसमें लगाया गया पैसा, रॉ मटेरियल में लगाया गया पैसा क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। और साथ ही बिजनेस में डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए भी जो पैसा चाहिए होता है वो भी वर्किंग कैपिटल कहलाता है। इन अपोजिट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल जो है वो हमें जल्दी से रिकवर नहीं होती। ठीक है, फिक्स कैपिटल हम जिन चीजों में लगाते हैं उनको नियर फ्यूचर में जल्दी से सेल नहीं करते तो वो पैसा हमारा जल्दी से हमें रिकवर नहीं होता। इसीलिए उन चीजों को परचेज करने के लिए जो पैसा यूज करते हैं दैट मनी इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल क्लियर है, वर्किंग कैपिटल भी आपको क्लियर है। तो अब मनी इन हैंड, जो मनी आपके पास है डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और साथ ही जो आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मनी यूज करी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझ में आ गया? आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बच्चों? आई होप आपको अब तक का सारा टॉपिक क्लियर है। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक डिस्कस किए और जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उन सभी को आपने रिवाइज करना है। आपने वो सारा का सारा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना है। जितने भी क्वेश्चंस हमने 3 लेक्चर्स में कवर किए उन सभी क्वेश्चंस को भी आपने लर्न करना है। ठीक है, और जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताई वो आपने अपनी नोटबुक में अलग से नोट डाउन करनी है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।